Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of business organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of advantages of holding company. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने होल्डिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसकी हम डेफिनेशन को भी डिस्कस किया था और इसके टाइप्स को भी डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि होल्डिंग कंपनी के क्या क्या मेन एडवांटेजेस हैं. द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज very easy to form as it simply requires purchase of controlling amount of shares of other companies. यानी कि होल्डिंग कंपनी को फॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान है. अगर कोई ऐसी फर्म मार्केट में है जिसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है तो अपने इन रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के बेसिस पर इसे क्या करना है, दूसरी कंपनीज में कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को केवल परचेज करना है. जब ये दूसरी कंपनी में कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज कर लेती है तो ऑटोमेटिकली ये एक होल्डिंग कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. तो इसको फॉर्म करना इसी वजह से बहुत ज़्यादा आसान होता है. सेकेंड वन इज द इट इज़ ऑफ परमानेंट कैरेक्टर इफ कंट्रोल इज रिटेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करे थे, जिसमें मैंने आपसे एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का टाइप भी डिस्कस करा था, जिसका पर्पस था अदर कंपनीज में कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज करना फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो अगर कोई कंपनी इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने शेयर्स को मेंटेन करने के लिए दूसरी कंपनीज के कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज करती है तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर. लेकिन जो उसकी रिटेनिंग होनी चाहिए दैट मस्ट बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं हो कि वो प्रॉफिट को अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, उसको कुछ टाइम के बाद उसके शेयर्स को वो किसी और दूसरी कंपनी को सेल कर दे. दैट मस्ट नॉट बी. अगर ऐसा कोई केस है तो इसको छोड़कर अगर हम बात करें तो सब्सिडियरी कंपनीज पर जो होल्डिंग है या जो कंट्रोल है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रिटेन किया जाता है. इसी वजह से ये एक परमानेंट कैरेक्टर का होता है. दिस इज द सेकंड एडवांटेज. थर्ड एडवांटेज इज फैसिलिटेट्स यूनिफिकेशन ऑफ कंट्रोल ओवर मैनी कंपनीज विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट. सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ एक यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है. यूनिफिकेशन इन रेफरेंस ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो एक होल्डिंग कंपनी है वो डिफरेंट कंपनीज के कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज करके अपना सिंगल कंट्रोल रख सकती है. हाँ, उसको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा इसमें ना, लेकिन सारी कंपनी जो जितनी भी कंपनीज उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज करके टोटल कंट्रोलिंग केवल उस होल्डिंग कंपनी की रहती है. तो ये फैसिलिटी भी होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है. फोर्थ एडवांटेज क्वाइट अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन. सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन है होल्डिंग कंपनी का, ये एक बहुत फ्लेक्सिबल फॉर्म है इन कंपेरिजन टू अदर कॉम्बिनेशंस. क्यों? क्योंकि इसमें जो कंट्रोल है द कंट्रोल कैन बी शिफ्ट ओवर अदर कंपनी. और कंट्रोल शिफ्ट करने के लिए क्या करना होता है उसको, है ना, इसको सिंपली उस कंपनी को शेयर्स को सेल करना होता है. बस केवल शेयर्स को सेल करके आप कंट्रोलिंग को शिफ्ट कर सकते हो. इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो फॉर्म है होल्डिंग कंपनी की, इट इज़ क्वाइट अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द पॉसिबल टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ होल्डिंग कंपनीज कंट्रोल ओवर अदर कंपनीज एज इन्वेस्टर्स हैज नॉट टू फेस अपोजिशन ऑफ द राइवल्स, द वर्कर्स एंड इवन द पब्लिक. सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप होल्डिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हो और अदर कंपनीज में कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज करते हो तो इसको सीक्रेट भी रखा जा सकता है. ये पॉसिबल है. आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया और इसको आपने सीक्रेट रखा कि होल्डिंग कंपनी का इस दूसरी कंपनी के ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल है. इसका फ़ायदा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मिलता है. एज एन इन्वेस्टर क्या फ़ायदा मिलेगा उनको कि जो उनके राइवल्स हैं या जो कंपनी के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं या पब्लिक की ही बात करें तो किसी का भी कोई अपोजिशन उनको फेस नहीं करना पड़ता है. सबसे बड़ी बात तो ये है. और वो सीक्रेटली अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखते हैं, उनके राइवल्स को पता नहीं चलता है. ये सबसे बड़ी बात होती है इस टाइप के कॉम्बिनेशन में. नेक्स्ट वन इज द रिजल्ट इनटू सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कंसिस्टेंट विद इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव ऑफ द कंबाइनिंग यूनिट्स. सबसे बड़ी बात क्या है कि जब डिफरेंट अदर कंपनीज में आप
कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज कर लेते हो तो उनको रन करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए आप एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की व्यवस्था करते हो, जो क्या करती है, जो उन इंडिविजुअल यूनिट्स या सब्सिडरी यूनिट्स के मैनेजमेंट के साथ में रहते हुए अपने कंट्रोलिंग के ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। और इस तरह से कंबाइनिंग यूनिट से आप इंसेंटिव्स को क्रिएट करते रहते हो। तो क्या फ़ायदा हुआ इसका कि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है आपको ऑल ओवर जितने भी कंसर्न्स हैं, जितनी भी सब्सिडीज हैं, उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स द पूलिंग ऑफ कैपिटल resources of the combining companies which result in financial strength to the company and exploitation of resources। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप डिफरेंट बिजनेस कंसर्न्स के कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास कैपिटल रिसोर्सेज की पूलिंग हो जाती है, यानी कि आपके पास काफ़ी क्वांटिटी में, एनफ क्वांटिटी में कैपिटल रिसोर्सेज कलेक्ट हो जाते हैं कंबाइनिंग कंपनीज के बेसिस पर, जिससे क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और वो क्या कर सकती है, जो भी उसके पास सब्सिडरीज कंपनीज अवेलेबल हैं क्योंकि उसका होल्ड अप है उसके ऊपर, तो वो उनके रिसोर्सेज का भी प्रॉपरली एक्सप्लोइटेशन कर सकती है और इस तरह से अपने बेनिफिट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके, द नेक्स्ट एडवांटेज इज अ होल्डिंग कंपनी does not have to bear any loss if the business or industrial project undertaken by the subsidiary company fails। कैसे उसको नुकसान नहीं होगा, वो क्या कर सकता है, इट कैन अवॉइड सच रिस्क बाय डिस्पोजिंग ऑफ इट्स शेयर्स। यानी कि अगर होल्डिंग कंपनी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को या किसी भी बिजनेस को अंडरटेक करती है, यानी कि उसके कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेस कर लेती है और वो बिजनेस क्या होता है, लगातार लॉस को फॉलो कर रहा होता है, तो उस केस में होल्डिंग कंपनी है उसको लॉस बियर नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो इस रिस्क को फिनिश करने के लिए उसके शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर देगा और इस तरह से उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज इज अवॉइडेंस ऑफ कॉम्पिटिशन। मार्केट में कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो उस केस में उस इंडस्ट्री में काम करने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी जिसके पास फंड्स ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं या रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, तो उनका यूज़ करते हुए वो बाकी अदर कंपनीज में कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज करके कंपटीशन को भी अवॉइड कर सकता है। और लास्ट एडवांटेज है इसके अंदर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस, क्योंकि मैंने ये पहले भी बात करी थी कि लगातार फर्म्स अदर कंपनीज में कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज करने के बाद क्या होता है, जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास रिसोर्सेज काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाते हैं और ये इतने ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं कि ये अपने लार्ज स्केल ऑपरेशंस को कम से कम कॉस्ट में फॉलो करने में सक्सेसफुल हो पाती है। ये भी इसको इसका बेनिफिट मिलता है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज। क्लियर? नाउ वी कम टू द लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इन होल्डिंग कंपनीज के या क्या क्या लिमिटेशंस हैं? पहली लिमिटेशन है इसके अंदर दैट जनरेट्स पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बात क्या है कि होल्डिंग कंपनीज ने अदर कंपनीज में कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज तो कर लिया, लेकिन इनके पास पावर जनरेट हो गई, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जनरेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी है वो जो सब्सिडियरी कंपनीज है उसकी, उनके ऊपर उसका सब्सटेंशियल कंट्रोल तो होता है, सब्सटेंशियल पावर्स तो उसके पास अवेलेबल होती है उसके रेफरेंस में, लेकिन उनके लिए वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता है, यानी कि उनके ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा सीरियसली वर्कआउट नहीं करता है। ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। सेकेंड वन इज द लीडिंग टू इनएफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। क्या मतलब है इसका? जो सब्सिडियरी कंपनी का मैनेजमेंट है वो कंपनी के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में अपनी एफिशिएंसी के साथ में वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो सब्सिडियरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी के अंडर में वर्कआउट कर रही है, तो जो होल्डिंग कंपनी का मैनेजमेंट है उसको पूरा राइट होता है सब्सिडियरी कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करने का। तो अगर सब्सिडियरी कंपनी के मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन फॉलो करना होता है तो उसके लिए पहले उसे होल्डिंग कंपनी के मैनेजमेंट से प्रॉपर परमिशन लेनी होती है, तब वो ऐसा फॉलो कर सकता है। इसी वजह से क्या होता है, जो सब्सिडियरी कंपनी के
मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंट वे में अपनी वर्किंग को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज द लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन विद इट्स ओन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। जब रिसोर्सेज की पूलिंग होती है, जब होल्डिंग कंपनीज अदर कंपनीज को परचेज करना स्टार्ट कर देती है या उसके शेयर्स को परचेज करना स्टार्ट कर देती है, तो उसके पास ज़्यादा क्वांटिटी में रिसोर्सेज इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ये रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं और इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक नुकसान होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो कंपनी को फेस करने होते हैं। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज द if less than 80% of the stock is owned by the parent company, the holding company pay numerous taxes on the federal, state as well as local levels। यानी कि अगर किसी कंपनी के 80% से कम स्टॉक परचेज की है पेरेंट कंपनी ने, तो जो होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसको उस पर्टिकुलर कंपनी के डिफरेंट टाइप के टैक्सेस, चाहे फेडरल लेवल पर हैं, चाहे स्टेट लेवल पर हैं, चाहे वो लोकल लेवल पर हैं, वो पे करने होते हैं। इस तरह से जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। The next one is the maintenance of many subsidiary companies corporate structure may prove to be quite expensive as there will be need for maintenance of separate board of directors, office and establishment expenses। क्योंकि एक होल्डिंग कंपनी जब डिफरेंट टाइप की सब्सिडरीज कंपनीज को फॉलो करती है तो उनके मेंटेनेंस और उनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेपरेटली आपको अपॉइंट करना होगा, एक अलग ऑफिस आपको फॉलो करना होगा, और भी डिफरेंट टाइप के एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं जो आपको बियर करने होते हैं। इसकी वजह से जो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है या जो कंपनी की कॉस्टिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट मोनोपोली विच मे नॉट बी गुड फॉर द कम्युनिटी इन जनरल। क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर कंपनी जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं तो वो उस इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपनीज के कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स को परचेज कर लेती है और ऐसा करके उसके पास मैक्सिमम पावर अवेलेबल हो जाती है और वो इस पोजीशन में होती है कि वो मोनोपोली की सिचुएशन को क्रिएट कर देती है। और ये मोनोपोली कैसी होती है? सीक्रेट मोनोपोली। पब्लिक को भी नहीं पता चल पाता है या कम्युनिटी को भी नहीं पता चल पाता है कि इस पर्टिकुलर होल्डिंग कंपनी के पास सारी कंपनीज के कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स अवेलेबल हैं। क्या नुकसान होगा? जो कम्युनिटी है उसके लिए ये एक फ़ायदेमंद पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इस मोनोपोली सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर कम्युनिटी को परचेज करने के लिए फोर्स कर देगी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द होल्डिंग कंपनी में एक्सप्लॉइट द सब्सिडरी कंपनीज। सबसे बड़ी बात क्या है? जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनीज को एक्सप्लॉइट भी कर सकती है। एक्सप्लॉइटेशन कैसे होगा? सब्सिडरीज कंपनीज को होल्डिंग कंपनीज से गुड्स परचेज करने के लिए कंपेल किया जाएगा एट द हाईएस्ट प्राइस। यानी उनसे कहा जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर हाई प्राइस पर हमसे गुड्स को परचेज करिए, और ये भी कहा जा सकता है उनसे या उन्हें फोर्स किया सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पर होल्डिंग कंपनीज को सेल करें। तो इस तरीके से जो होल्डिंग कंपनीज हैं वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट भी कर सकती हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ होल्डिंग कंपनीज। ओके, थैंक यू।